नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी मध्यकालीन भारत की 700 प्रश्नों की व्याख्यात्मक श्रृंखला चल रही है। यह उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के साथ साथ यूपीएससी व सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही हर उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जीके या हिस्ट्री पूछी जाती है। उन एग्ज़ाम्स में आपके सिलेक्शन के लिए सीरीज़ निश्चित तौर पर अहम भूमिका निभाने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का अपना तीसरा पार्ट, जिसमें हम मुख्यतः बलबन और गुलाम वंश के अन्य शासकों के बारे में जानेंगे। आज की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, मिन्हाज उस सिराज की रचना का नाम क्या है? मिन्हाज उस सिराज की रचना का नाम क्या है? ताजुल मासिर, आदाबुल हर्ब, तबकाते नासिरी या तारीख़े फिरोज शाही? तो दोस्तों इसका उत्तर है तबकाते नासिरी। यदि चर्चा करें तबकाते नासिरी पर, तो इस पुस्तक की रचना 13वीं शताब्दी में मिन्हाज उस सिराज ने फारसी भाषा में की है। दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी वे अरबी भाषा में लिखी गई थीं, पर तबकाते नासिरी फारसी भाषा में लिखी गई हैं। और तबकाते नासिरी के बाद जो भी पुस्तकें लिखी जाएंगी कुछ अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर फारसी भाषा में लिखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारत में दिल्ली सल्तनत के दरबार की जो भाषा है वो फारसी होने वाली है। गजनी से प्रेरित इतिहासकारों ने या जिनका संबंध गजनी से रहा, उन्होंने जो रचना करी वो अरबी भाषा में करी। लेकिन अब जो भारत में इतिहासकार हैं वे अब फारसी भाषा में रचना करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल आता है तबकाते नासिरी का। इसलिए आपसे इस पुस्तक की भाषा पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि तबकाते नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने फारसी भाषा में की। वैसे तो इसकी रचना नासिरुद्दीन महमूद के समय में की गई है और इस पुस्तक में नासिरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान कहा है। हम अपने 40वें क्वेश्चन में इसकी चर्चा कर चुके हैं। पर इसका जो इतिहास है इस किताब में वो मोहम्मद गौरी से शुरू किया गया है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय की जानकारी व भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं सभी की जानकारी मिलती है। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1265 में ख़त्म हुआ, पर 1260 तक का इतिहास इस किताब में मिलता है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के अंतिम 5 वर्षों का इतिहास इस किताब में नहीं है। संभवतः 1260 में मिन्हाज की मृत्यु हो गई। तो 1260 तक का जो इतिहास है वो इस किताब में मिलता है। तो आपने देखा कि महमूद गौरी, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद के इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी एक क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। जबकि इससे पूर्व की किताबों में इतिहास टुकड़ों में था, खंड खंड में विभाजित था, यानी कोई क्रमबद्धता नहीं थी। तो यह पहली पुस्तक है जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। जब मैंने आपको हसन निज़ामी की ताजुल मासिर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको वहाँ फैक्ट लिखवाया था कि ताजुल मासिर पहला ऐसा ग्रंथ है जिसके कारण गजनी का इतिहास या मध्य एशिया का इतिहास भारत से अलग हो गया। भारत का इतिहास अलग लिखा जाता था, जिसमें गजनी के इतिहास की चर्चा अब नहीं होती। पर तबकाते नासिरी का ग्रंथ मिन्हाज उस सिराज का ग्रंथ तबकाते नासिरी पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसके बाद हमें सभी पुस्तकों में क्रमबद्ध इतिहास ही मिलेगा, पर पहली पुस्तक यदि पूछी जाए तो वो हो जाएगी तबकाते नासिरी। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने रक्त व लौह की नीति अपनाई? मसूद शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादातर सभी को इसका उत्तर पता होगा। इसका उत्तर है बलबन। क्या है ये रक्त और लौह की नीति और क्यों अपनाई?
तो जब बलबन सुल्तान बना उस समय दिल्ली के आसपास के इलाकों में शांति व्यवस्था काफ़ी खराब थी। डकैती, चोरी, लूटमार, इन सब की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसके अलावा जो राजपूत थे वो दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध षड्यंत्र करने लग गए और अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन सभी से कठोरता से निपटने के लिए बलबन ने जो नीति अपनाई उसे रक्त और फौलाद की नीति कहते हैं, यानी कि अपने प्रति उठ रहे विरोध को क्रूरतापूर्वक, कठोरतापूर्वक दबाने की जो नीति थी उसे रक्त व लौह की नीति या खून और फौलाद की नीति कहा जाता है। तो इस नीति को प्रारंभ किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता है? ऐबक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बात करें उसके बचपन के नाम की या मूल नाम की, तो उसके बचपन का नाम था बहाउद्दीन खां, पर उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उलूग खां है ना दोस्तों, ये उसकी उपाधि है और ये उपाधि इसे दी थी इसके दामाद और इसके पूर्व जो सुल्तान रहा था नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। नासिरुद्दीन महमूद ने इसे नायाबे ममलियात का पद दिया। नायाबे ममलियात, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, सुल्तान के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली पद होता था और इसका तात्पर्य होता था शक्तियों का स्वामी या सभी अधिकारों का स्वामी। तो उसे नायाबे ममलात बना दिया गया और उलूग खां की उपाधि भी दी गई। तो ध्यान रखना, बलबन से जुड़े नामों से जुड़ी अगर आपको याद रखने हैं तो आप याद रखिएगा उसके बचपन का नाम बहाउद्दीन है, असली नाम उसका गयासुद्दीन बलबन है और उपाधि है उसकी उलूग खां। चलिए अगला प्रश्न यदि हम देखें तो बलबन के संदर्भ में सही कथन छांटिए। यह अपने आप को ईरानी अफरश्याब का वंशज मानता था। इसने सत्ता को केंद्र बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। चलिए इसके बाद तो ऑप्शन है, एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो यह अपने आप को ईरानी अफरश्याब का वंशज मानता था, यह कथन सही है दोस्तों। इसने सत्ता को केंद्र बनाकर, यहां केंद्रित बनाकर लिख दिया, सत्ता को केंद्र बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की, बिल्कुल सही है। अपनी सारी शक्ति अपने हाथों में रखता था, यहां तक कि उसने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था। उसने कहा था कि धरती पर ईश्वर के बाद यदि कोई है तो वो सुल्तान है, यानी सारी शक्तियां उसने अपने हाथ में रख ली थी। और साथ ही उसने दीवाने अर्ज नाम का एक सैन्य विभाग भी बनाया था। दोस्तों ये सभी कथन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। यदि चर्चा करें इन सभी पर एक एक करके तो ध्यान रखिएगा कि बलबन सुल्तान तो बन रहा है बहुत बाद में, लेकिन लगभग 20 वर्षों तक उसका कठपुतली दामाद सुल्तान रहा। सुल्तान तो नसीरुद्दीन महमूद था, लेकिन सारी की सारी शक्तियां बलबन के हाथों में थी। और उससे पूर्व हमने पढ़ा कि बहराम शाह और मसूद शाह की हत्या में भी बलबन का हाथ था। तो बलबन का साम्राज्य पर कोई अधिकार नहीं था, बल्कि उसने षड्यंत्रों के तहत इस सत्ता को हथियाया था। तो इस जो उसने सत्ता हथियाई थी, इसे वैधानिकता प्रदान करने के लिए उसने यह राजत्व सिद्धांत दिया कि ईश्वर सुल्तान बनाकर के भेजता है धरती पर, यानी जिसे सुल्तान बनाकर भेजता है वही सुल्तान बन सकता है, इसके अलावा कोई सुल्तान नहीं बन सकता। सुल्तान जो होता है धरती पर वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और यह केवल उच्च वंश के लोगों को मिल सकता है, निम्न वंश के लोगों को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं मिल सकता। और अपने वंश की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तुर्की पौराणिक वीर अफरासियाब, तुर्क में प्राचीन काल की कहानियों में, किंवदंतियों में अफरासियाब नाम का श्रेष्ठ वीर पाया जाता है। और उसने अपने आप को कहा कि मैं इस अफरासियाब का वंशज हूं।
कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं मैं, मेरा अधिकार है सुल्तान बनना। ईश्वर ने मुझे सुल्तान बनने के लिए इस धरती पर भेजा है। और उसने ये भी कहा था कि मैं अगर किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। यानी वंश की कुलीनता पर उसने बहुत ज्यादा महत्व दिया और अपने दरबार में सभी उच्च वंश के लोगों को पद देने की कोशिश करी। और इससे पहले जो निम्न वंश के लोग थे दरबार में, उन सभी की शक्तियां कम कर दी गई, छीनी जाने लगी और उनका दमन किया जाने लगा। साथ ही दोस्तों मंगोलों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे। इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल आक्रमण शुरू हो गए थे। बलबन के समय आक्रमण बढ़ गए और अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो इन मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए उसने अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित किया और एक नया सैन्य विभाग बनाया, दीवाने अर्ज। और इस दीवाने अर्ज का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कहलाता है आरजे मुमालिक। आज का रक्षा मंत्रालय आप समझ सकते हैं दीवाने अर्ज के तौर पर। और जो पहला आरजे मुमालिक बनाया दोस्तों वो बनाया इमादुल मुल्क को। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बलबन ने अपना संबंध किस वंश से बताया है, तो अफरासियाब वंश से बताया है। दीवाने अर्ज नाम का उसने एक विभाग बनाया। दीवाने अर्ज का हेड या अध्यक्ष होता है आरजे मुमालिक। और पहला आरजे मुमालिक आपसे पूछा जा सकता है तो वह था इमादुल मुल्क। साथ ही उसने दो और पद बनाए। एक बनाया उसने बरीदे मुमालिक नाम का विभाग, जो एक गुप्तचर विभाग था। अब सुल्तान को यदि सारी शक्तियां अपने हाथ में रखनी है और वो चाहता है कि उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड्यंत्र या विद्रोह न हो, तो उसका सूचना तंत्र मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और ये बात बलबन जानता था। सुल्तान बनने से पहले उसके पास एक अच्छा खासा शासन चलाने का अनुभव था, इसलिए सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहले गुप्तचर विभाग को मजबूत करना शुरू करा। और गुप्तचर विभाग के लिए उसने एक नया विभाग बरीदे मुमालिक बनाया। और साथ ही उसने ख्वाजा नाम का एक पद बनाया। और इस ख्वाजा नाम के पद का कार्य था, जो भी व्यक्ति ख्वाजा बनाया जाता था उसका सिर्फ एक ही कार्य था, भ्रष्टाचार को रोकना। आजकल का आप एंटी करप्शन ब्यूरो समझ सकते हैं इसे। ख्वाजा को आप एंटी करप्शन ब्यूरो कह सकते हैं। ये एक पद था, विभाग नहीं था। बरीदे मुमालिक विभाग था। दीवाने अर्ज एक विभाग था जिसमें कई लोग कार्य करते हैं और उनका अध्यक्ष होता था आरजे मुमालिक। लेकिन ख्वाजा एक पद था और इस ख्वाजा नाम के पद का कार्य था भ्रष्टाचार को रोकना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन? तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसका मुख्य मूल नाम या बचपन का नाम था बहाउद्दीन और इसे उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद या क्यूमार्स? तो दोस्तों बहराम शाह के बाद जो शासक बना वो बना मसूद शाह और मसूद शाह के बाद शासक बना नासिरुद्दीन महमूद। 1265 तक ये शासक रहा, यानी लगभग 20 वर्ष तक ये शासक रहा। मसूद शाह के बाद ये शासक बना और इस समय जो सारी शक्तियां थी वो बलबन के हाथों में थी। यानी ये सिर्फ कठपुतली शासक था, वास्तविक शासक बलबन था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इस नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था, यानी ससुर था बलबन इसका। तो दामाद ने पहले शासन चलाया है, लगभग 20 वर्षों तक शासन चलाया है, 1246 से लेकर 1265 तक। और उसके बाद ये मर गया। कुछ लोग कहते हैं बलबन ने इसकी हत्या करी, कुछ कहते हैं कि नेचुरल इसकी डेथ थी। बलबन का इसकी हत्या में कोई षड्यंत्र नहीं था, क्योंकि यदि बलबन को हत्या करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। चलिए ये सब विवादित प्रश्न है, हमें तो इतना याद रखना है कि नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन शासक बना और नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बलबन का एक और दामाद था बाबा फरीद,
या फकरुद्दीन गजे शंकर भी कहते हैं इन्हें, और ये चिश्ती संत हैं। तो दो दामाद थे बलबन के, एक था नासिरुद्दीन महमूद जो कि सुल्तान था, और एक दामाद थे बाबा फरीद या फकरुद्दीन गजे शंकर जो कि चिश्ती संत थे। यानी देखो, एक दामाद सुल्तान और एक संत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर और शाहजहां। सजदा और पैबोस, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। सजदा होता क्या है? तो सजदा होता है राजा को दंडवत प्रणाम करना, यानी कि पूरा लेट करके, जमीन के बल लेट जाना राजा के सामने और उसे प्रणाम करना। और पैबोस का अर्थ होता है राजा के कदम चूमना, यानी जब आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो तो राजा के चरणों में करोगे, तो राजा के पैरों का जो अंगूठा है उसे चूमना पैबोस कहलाता था। तो बलबन ने, इससे पहले हम सीधे सुल्तान के सामने आते थे और प्रणाम करा जाता था, या जो भी प्रणाम सलाम करने की उस समय व्यवस्था चलती थी उसके मुताबिक किया जाता था। लेकिन इस तरीके से दंडवत लेटना, कदम चूमना, ये व्यवस्था सजदा और पैबोस कहलाई थी, और ये बलबन ने शुरू करी थी। और इसके बाद एक लंबे समय तक चलती रही, यानी कि बलबन के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद सैयद वंश आया, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया, लोधी वंश के बाद मुगल आए, मुगलों में बाबर, हुमायूं, फिर बीच में सूरी वंश आया, सूरी वंश के राजा रहे, फिर अकबर रहा, जहांगीर रहा, शाहजहां तक ये व्यवस्था चलती रही। मतलब इस बीच प्रणाम करने की, सजदा और पैबोस की ये व्यवस्था ही चली। शाहजहां ने आकर के इस व्यवस्था को समाप्त किया और उसने कहा कि यह गलत तरीका है, राजा को केवल प्रणाम किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे दंडवत लेट करके उसके पैरों का अंगूठा चूमना। तब सजदा और पैबोस को समाप्त करके चाहरे तस्लीम नाम की एक व्यवस्था शाहजहां के द्वारा शुरू की गई, जिसमें राजा को झुक करके 4 बार प्रणाम किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए सजदा और पैबोस की रस्म किसने शुरू करी? तो बलबन ने। किसने समाप्त करी? तो शाहजहां ने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या अकबर? नौरोज, तो दोस्तों इसका उत्तर है बलबन। बलबन ईरानी शानो शौकत से बहुत ज्यादा प्रभावित था, यहां तक कि उसने अपने पुत्रों और पौत्रों के नाम भी ईरानी नाम पर रखे हैं। कैखुसरो, कैकुबाद, क्यूमार्स, ये ईरानी नाम है दोस्तों, और ये उसने अपने बेटों के, पुत्रों के, पुत्रियों के और पौत्रों के रखे थे। बुगरा खां, तो वो ईरानी शानो शौकत से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और ईरानी एक त्यौहार होता है नौरोज, और भारत में भी उसने इस नौरोज का प्रचलन प्रारंभ करवाया। बलबन ने दिखावटी मान मर्यादा पर बल दिया। उसने अपने दरबार की सजावट ईरानी दरबार की तरह करी और अपने पुत्र और पौत्रों के नाम ईरानी नाम पर रखे। साथ ही ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना भी प्रारंभ किया। तो सजदा और पैबोस किसने शुरू करी? बलबन ने। दीवाने अर्ज किसने प्रारंभ किया, मतलब विभाग का गठन किसने किया? तो बलबन ने। ख्वाजा नाम का पद किसने बनाया? बलबन ने। बरीद मुबालिक किसने बनाया? तो बलबन ने। नौरोज नाम का त्योहार किसने शुरू करा दोस्तों? तो बलबन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है हमारा एग्जाम की दृष्टि से बलबन। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण करी? तूतिए हिंद, कैसरे हिंद, जिल्ले इलाही या दीने इलाही? तो दोस्तों इसकी एक उपाधि थी उलूग खां, जो कि इसे नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी नायाबे ममलात का पद देते समय। और जो इसने स्वयं उपाधि ग्रहण करी थी वो थी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का तात्पर्य है ईश्वर का प्रतिनिधि।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसने जो राजत्व सिद्धांत दिया और उसमें इसने कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी पृथ्वी पर यदि जो सुल्तान है वो ईश्वर के बाद आता है। व्यक्ति को ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, खुदा की पूजा करनी चाहिए, अल्लाह की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद सुल्तान की पूजा करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को नियामते खुदाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उसने यह सिद्धांत दिया और उसने अपनी उपाधि रखी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिल्ले इलाही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है? यानी सुल्तान और निरंकुश ये अलग अलग बातें नहीं है। सुल्तान पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, वो पूर्णतः निरंकुश है। तो किसने कहा था ये? बुगरा खां, क्यूमार्स, कैकुबाद या बलबन? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमें अक्सर बलबन लगता है। क्यों? क्योंकि बलबन ने नियामते खुदाई का सिद्धांत दिया, जिल्ले इलाही की उपाधि ग्रहण करी, पूर्ण रूप से वह निरंकुश था, रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो हमें लगता है कि इसका उत्तर बलबन होगा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ये स्टेटमेंट बलबन ने दिया होगा, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट है बुगरा खां का। कौन था ये बुगरा खां? तो बुगरा खां बलबन का बेटा था। इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे बुगरा खां की कहानी पर। पहले हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की, उसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। सही नहीं है, असत्य कथन पूछ रहा है। तो उसने नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये तो ठीक है, पढ़ चुके अभी हम। इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की, दोस्तों हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी और इक्तादारी व्यवस्था की जानकारी मिलती है सियासत नामा में। तो यह कथन गलत हो जाएगा। जबकि तुर्काने चहलगानी इसका भी गठन किया था किसने? इल्तुतमिश ने, और इसे समाप्त किया था बलबन ने। इल्तुतमिश के समय में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि इससे बलबन ने समाप्त किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आता है बंगाल के विद्रोह का दमन किया, यह कथन भी पूरी तरह सही है दोस्तों। बंगाल में एक विद्रोह हुआ था 1279 में, यानी 1289 में, और उस विद्रोह करने वाले जो बंगाल का सूबेदार था वो था तुगरिल खां। तो बलबन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कई सैन्य अभियान भेजे, लेकिन यह विद्रोह बहुत खतरनाक था। तुगरिल खां का दमन नहीं किया जा सका, यहां तक कि उसने अपने बेटे बुगरा खां को भी भेजा, पर तुगरिल खां पराजित नहीं हुआ। तब बलबन स्वयं गया बंगाल और बंगाल को उसने घेर लिया। तुगरिल खां छुपकर बैठ गया और इंतजार करता रहा कि कब बलबन वापस जाए, लेकिन बलबन ठान कर आया था कि जब तक मैं इस तुगरिल खां के विद्रोह का दमन नहीं कर दूंगा तब तक वापस दिल्ली नहीं जाऊंगा। और अंततः हार कर तुगरिल खां को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बलबन के सामने युद्ध के मैदान में आ गया और बलबन ने उसकी क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी दोस्तों। और कई दिनों तक उसके सिर को चौराहे पर टांग कर रखा ताकि बलबन का भय व्याप्त हो जाए और कोई भी बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र करने का साहस ना कर सके। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा इसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की। दोस्तों इक्तादारी व्यवस्था की जानकारी हमें सियासतनामा से प्राप्त होती है और मैंने पिछले वीडियो में सियासतनामा का जो राइटर था वो प्रश्न था और उसमें मैंने इसामी उत्तर सही करा दिया था। तो उसका उत्तर दोस्तों इसामी नहीं है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसामी के स्थान पर उसका लिख लीजिएगा निजामुल मुल्क अबू अली। वैसे वो प्रश्न मैं दिखा करके आपको उसको सही उत्तर लिखवा दूंगा,
लेकिन ध्यान रखिएगा सियासतनामा के जो लेखक हैं वो हैं निजामुल मुल्क अबू अली। ठीक है, इसामी नहीं है उसका उत्तर। चलिए हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अमीर खुसरो ने किसके अधीन रहकर अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया? अमीर खुसरो ने किसके अधीन रहकर अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया? शहजादा मोहम्मद, बुगरा खां, कैकूबाद और क्यूमार्स। देखिए, अमीर खुसरो का साहित्यिक जीवन बहुत लंबा रहा है दोस्तों। उसने लगभग 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा और इन्हीं सभी सुल्तानों पर उसने कोई ना कोई किताब लिखी है। विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हम अमीर खुसरो पर। लेकिन अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन किसी सुल्तान के अधीन रहकर प्रारंभ नहीं किया, बल्कि वह बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद के यहाँ नौकरी करते थे। शहजादा मोहम्मद के अधीन रहकर उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। पर शहजादा मोहम्मद मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। कहते हैं कि अमीर खुसरो को भी इस युद्ध में बंदी बना लिया गया था, पर बाद में अमीर खुसरो मंगोलों की कैद से छूटकर भाग गए और बलबन की शरण में आ गए और बलबन ने फिर अमीर खुसरो को शरण दी। तो ध्यान रखिएगा, शहजादा मोहम्मद बलबन का बड़ा एवं योग्य पुत्र था, मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। इस शहजादा मोहम्मद को बलबन अपना उत्तराधिकारी मानता था और अगला सुल्तान घोषित करना चाहता था। ये बेहद योग्य था, पर यह मारा गया। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में उसने अपने पुत्र बुगरा खां को सुल्तान बनाने के विषय में सोचा। बुगरा खां की अभी हमने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। उसने सुल्तान को निरंकुशता का प्रतीक बताया था। तो ये बुगरा खां बलबन का दूसरा पुत्र था और बंगाल का सूबेदार था। ये नवाब लिख दिया है, सूबेदार था या इक्तादार आप कह सकते हैं, क्योंकि सूबेदारी व्यवस्था भी मुगल काल में शुरू हुई है, पर सूबेदार आपको बुक्स में मिल जाएगा इक्तेदार की जगह पर। तो यह बंगाल का सूबेदार या इक्तेदार था। बलबन ने अपने अंतिम समय में इसे अपने पास बुलाया। बलबन चाहता था कि मैं इसे सुल्तान बना दूं, पर बलबन का खौफ बहुत ज़्यादा था। जैसे औरंगजेब का खौफ था ना, वैसे ही बलबन का खौफ था। बुगरा खां को लगा कि लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है और बलबन मुझे दिल्ली बुला रहा है और दिल्ली बुला करके या तो मेरी हत्या कर देगा या मुझे कैद में डाल देगा। तो ये बंगाल चला गया वापस। दिल्ली आ रहा था, रास्ते में आते आते ये बंगाल वापस चला गया और ये नहीं पहुंचा। तब बलबन को गुस्सा आ गया कि यार मैं तो सुल्तान बनाने के लिए बुला रहा हूं और मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। तो मरते मरते भी इसने क्रोध में आकर के शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी बना दिया। अपना उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को बनाया। लेकिन बलबन के मरने के बाद तुर्की अमीरों ने कै खुसरो के स्थान पर कैकूबाद को सुल्तान बना दिया दोस्तों। तो बलबन ने तो उत्तराधिकारी घोषित किया कै खुसरो को, पर तुर्की अमीरों ने बना दिया कैकूबाद को। यानी स्टोरी देखो, बलबन का एक बेटा शहजादा मोहम्मद मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। बलबन बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, पर बुगरा खां दिल्ली नहीं आया, जिस वजह से बलबन ने क्रोध में आकर शहजादा मोहम्मद के बेटे कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पर तुर्की अमीरों ने कैकूबाद को सुल्तान बना दिया और ये कैकूबाद दोस्तों बुगरा खां का बेटा है। यानी आप सोचो कि बुगरा खां बंगाल का एक सूबेदार मात्र है और उसका बेटा कैकूबाद अब सुल्तान बन गया। यानी कि बेटा बाप से बड़ा हो गया। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद, क्यूमार्स, कै खुसरो या बुगरा खां? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा क्यूमार्स। अब ये क्यूमार्स कौन है? तो क्यूमार्स कैकूबाद का नाबालिग पुत्र है, यानी बच्चा है ये वो। कैकूबाद की मृत्यु के बाद इस क्यूमार्स को शासक बना दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी जो इस समय आरेजे ममालिक के पद पर था, उसने इसे शासक बना दिया और सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली। यानी कि वो शासक बन गया एक तरीके से।
कुछ समय तक तो उसने कैकुबाद को जीवित रखा और उसके बाद कैकुबाद की भी हत्या कर दी, यानी सत्ता के लिए एक बच्चे की हत्या कर दी। और इस प्रकार ये जो गुलाम वंश जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी वह समाप्त हो गया और एक नया वंश खिलजी वंश प्रारंभ हुआ। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमार्स। दोस्तों एक बार गुलाम वंश के सभी शासकों पर दृष्टि डाल ली जाए। आपको वैसे मैंने सभी शासकों को बहुत डिटेल से पढ़ाया है, पर एक बार टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप ये सभी नोट कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासक रहा। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह शासक बना, जिसे जूंद के युद्ध में पराजित करने के बाद इल्तुतमिश शासक बना। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश शासक रहा। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था 1231 में ही रजिया को, लेकिन जब इल्तुतमिश की मौत हो गई तो तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में शासक बना दिया। हमने पढ़ा था रुकनुद्दीन फिरोज के समय शक्तियां केंद्रित हो गई शाह तुर्कान के हाथों में। तब रजिया जुम्मे के दिन लाल वस्त्र पहनकर पहुंच गई जनता के सामने और जनता से मांगा न्याय, और जनता ने किया विद्रोह और साथ दिया रजिया का और सुल्ताना बनाया किसे? रजिया को, और पहली महिला शासका बन गई रजिया। पर फिर रजिया के विरुद्ध भी षड्यंत्र हुए, अल्तुनिया की सारी कहानी हमने पढ़ी, और फिर हमने पढ़ा कि बहराम शाह शासक बना 1240 से 1242, यानी 2 वर्षों के लिए। फिर बलबन ने इसकी हत्या कर दी और शासक बना दिया मसूद शाह को। 1242 से 1246 तक मसूद शाह शासक रहा। मसूद शाह से भी बलबन का विवाद हो गया और बलबन द्वारा इसकी भी हत्या करा दी गई। और फिर नासिरुद्दीन महमूद शासक बना 1246 से 1265, लगभग 19 से 20 वर्षों तक इसने शासन करा, और यह बलबन का दामाद था। ये बेटा तो था रुकनुद्दीन फिरोज का, ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, और दामाद किसका था? बलबन का। नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन शासक बना दोस्तों, और बलबन रहा 1265 से लेके 87 तक। और बलबन के बाद कैकुबाद 1287 से 90, और कुछ महीनों के लिए 1290 में एक बालक क्यूमार्स शासक रहा, जिसकी हत्या करके एक नया वंश खिलजी वंश प्रारंभ किया जलालुद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों ये थी गुलाम वंश की कहानी। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो दोस्तों ये उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको कल एक सनद पढ़ाया था कि जितने भी सुल्तान होते थे दिल्ली सल्तनत के, वे खलीफा से नाम मात्र की स्वीकृति या अपने पद की वैधानिकता प्रदान करते थे, और जिस अधिकार पत्र के माध्यम से वो यह वैधानिकता प्राप्त करते थे उस सर्टिफिकेट को सनद कहते हैं। पर अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से किसी भी प्रकार की कोई भी मान्यता प्राप्ति नहीं करी, और उसने कहा कि खलीफा की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसने धर्म को राजनीति से पृथक रखा। उसने कहा कि सुल्तान जो भारत में बनते हैं वे अपने दम पर बनते हैं, और धार्मिक गुरु खलीफा से क्यों वैधानिकता प्राप्त करी जाए। तो ये भी बलबन की तरह सुल्तान ईश्वर पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत पर यकीन रखता था। और उसने कहा कि जब सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है तो ईश्वर के दूसरे प्रतिनिधि खलीफा से क्यों परमिशन मांगे। तो उसने शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः अपने आप को स्वतंत्र रखा, और उसने शासन चलाने के लिए शरिया कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं करा। उसने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार शासन चलाया, ना कि शरीयत के अनुसार रटा रटाया शासन कि भाई शरीयत में यह लिखा है तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। उसने कहा था कि मैं नहीं जानता कि धर्म की दृष्टि से क्या उचित है,
और क्या अनुचित। राज्य की भलाई के लिए जो आवश्यक होता है वो मैं करता हूं, वो धार्मिक दृष्टि से अनुचित भी हो पर राज्य की भलाई के लिए आवश्यक हो तो मैं वो करूंगा। यानी कि धर्म को राजनीति से पूरी तरह इसने अलग रखा। इसके बाद भी कुछ शासक हुए हैं जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक। पर धर्म को राजनीति से अलग रखने वाला जो पहला शासक था ना दोस्तों, वो था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान की उपाधि शाइस्ता खां थी? जैसे उलूग खां उपाधि थी बलबन की, उसी प्रकार शाइस्ता खां उपाधि किसकी थी? जलालुद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद बिन तुगलक की या फिरोज शाह तुगलक की? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना करी, उसे कैकुबाद ने आरिज ममालिक का पद दिया था। उसी कैकुबाद ने जिसकी इसने हत्या करवा दी और बाद में उसके बेटे क्यूमार्स को शासक बना दिया और कुछ महीनों बाद क्यूमार्स की भी हत्या करवा दी। तो उस कैकुबाद ने तो इसे आरिज ममालिक का पद दिया था, पर इसने आस्तीन का सांप बनकर उन्हें डस लिया। तो उसने इसे शाइस्ता खां की उपाधि भी प्रदान करी थी। अगर चर्चा करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की स्थापना तो जलालुद्दीन खिलजी ने करी। इसमें 5 शासक हुए हैं। कौन कौन दोस्तों? तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के मध्य। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद देखो अपने कर्मों का दंड मिलता है। इसने क्यूमार्स की हत्या करी और क्यूमार्स की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस अलाउद्दीन खिलजी का भी अंतिम समय बड़ा कष्टपूर्वक बीता और इसके अपने ही विश्वास पात्र मलिक काफूर ने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही इसकी हत्या भी करी है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा और फिर मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया। इसका नाम अक्सर किताबों में नहीं मिलता, तो ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनाए शिहाबुद्दीन उमर और शिहाबुद्दीन उमर को मार करके मुबारक शाह खिलजी शासक बना 1316 से 1320 के मध्य। और यह मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक था, ना कि खुसरव शाह। मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरव शाह शासक बना और इस खुसरव शाह को मार करके तुगलक वंश की स्थापना की गई। लेकिन यह खुसरव शाह खिलजियों से संबंधित नहीं था, बल्कि यह तो एक हिंदू था जो बाद में मुसलमान बन गया और दरबार में इसने अपना स्थान नौकरी करी और बाद में मौका देखकर इस मुबारक शाह खिलजी को मार दिया और खुद शासक बन गया। तो अगर खिलजी वंश का अंतिम राजा पूछा जाए तो वो मुबारक शाह खिलजी कहलाएगा। पर यदि ऑप्शन में मुबारक शाह खिलजी ना हो तो आप खुसरव शाह चूज कर लीजिएगा, पर यह गलत है। खुसरव शाह का संबंध खिलजी वंश से नहीं था। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर उससे पहले कुछ जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जान लिया जाए। तो जलालुद्दीन खिलजी सामना का सूबेदार था। देखिए, जिन्होंने भी सत्ता परिवर्तित किया है वे उन कहाँ के सूबेदार थे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हांसी का सूबेदार था, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, बलबन हांसी और रेवाड़ी का सूबेदार था। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक स्थान पड़ता है सामना, और इस सामना का वो सूबेदार था। बाद में इसकी पदोन्नति हो गई, इसे दिल्ली बुला लिया गया और सरे जहांदार यानी शाही अंगरक्षक जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया इसे। और कैकुबाद के समय में और पदोन्नति हो गई, इसकी शक्तियां और बढ़ गईं और इसे आरिज ममालिक जैसा एक बेहद महत्वपूर्ण पद, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का अध्यक्ष आरिज ममालिक बना दिया और इसे शाइस्ता खां की उपाधि दे दी। यानी इसकी शक्तियां बहुत बढ़ गईं और अंत में इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करा और कैकुबाद को मरवाया और उसके बाद उसके पुत्र क्यूमार्स को भी मरवा दिया। हमारा अगला प्रश्न है, किलोखरी के अपूर्ण महलों का निर्माण किसने करवाया? बलबन,
कैकुबाद, क्यूमार्स या कैखुसरो। तो देखिए अपूर्ण महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महल अपूर्ण हैं, कभी बने ही नहीं। इन महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया था कैकुबाद ने, पर कैकुबाद बीच राह में ही मर गए और ये महल कभी पूर्ण नहीं हो पाए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्यूमार्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उसे लग रहा है कि कहीं जनता विरोध न कर दे, तो वो सत्ता को स्थिर कर देना चाहता है और उसके बाद दिल्ली पर काबिज होना चाहता है। तो वो दिल्ली के पास किलोखरी या किलुखुरी भी कहते हैं, यहाँ पर कैकुबाद जो महलों का निर्माण करवा रहा था, उस महल में उसने अपनी राजधानी, कुछ समय के लिए अपना दरबार, अस्थायी दरबार लगाया। लगभग 1 वर्ष तक वो इन्हीं किलोखरी के महलों से अपना शासन चलाता रहा। यहाँ तक कि उसने अपना राज्याभिषेक भी इन्हीं किलोखरी के महलों में करवाया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने यहीं अपना राज्याभिषेक करवाया और 1 वर्ष तक इसे ही सत्ता का केंद्र बनाकर रखा और दिल्ली में प्रवेश नहीं करा। 1 वर्ष बाद जब उसने देखा कि जनता अब उसके फेवर में आ गई है, तब जाकर के वह दिल्ली आया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, असुमेलित बताइए। गयासुद्दीन आजम खिलजी और सामने है इल्तुतमिश, तुगरिल खां, सामने है बलबन, सीदी मौला, जलालुद्दीन खिलजी या मलिक छज्जू अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसमें एक तरफ विद्रोहियों के नाम हैं और दूसरे तरफ वे सुल्तानों के नाम हैं जिनके समय में ये विद्रोह हुआ, और आपको असुमेलित बताना है। वैसे आपके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह हम पढ़ चुके हैं, 1225 में इल्तुतमिश के समय में हुआ। वहीं तुगरिल खां का विद्रोह अभी इसी वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा, 1279 में बलबन के समय में हुआ। जबकि सीदी मौला और मलिक छज्जू ये दोनों विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं। तो फिर डी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी के समय में कड़ा और मणिकपुर का एक सूबेदार था मलिक छज्जू। आपको ये स्थान भी याद रखना है, कड़ा और मणिकपुर। क्यों याद रखना है बताते हैं, पहले तो याद कर लीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, तब बताऊंगा। चलिए कर दिया, अब एक बार लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब बताता हूं आपको। जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा और मणिकपुर का एक सूबेदार था मलिक छज्जू, और इसने विद्रोह कर दिया और सुल्तान के सिक्के बंद करा करके अपने नाम के सिक्के चला दिए और खुतबा भी पढ़वा दिया। दोस्तों खुतबा एक प्रार्थना होती है जिसमें ईश्वर के बाद या अल्लाह के बाद सुल्तान का नाम पढ़ा जाता है। तो इसके समय में तो जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान था ना, तो इसने कड़ा और मणिकपुर की मस्जिदों से जो खुतबा पढ़वाया गया, उस खुतबे में जलालुद्दीन खिलजी की जगह अपना नाम बता दिया, यानी कि अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तब जलालुद्दीन खिलजी ने अरकली खां, उसका बेटा था अरकली खां जलालुद्दीन खिलजी का, उसे भेजा कि जाओ मलिक छज्जू को घसीट कर हमारे पास लेकर आओ। तो अरकली खां गया, उसने विद्रोह का दमन किया, मलिक छज्जू को पकड़ के लाया और मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन से माफ़ी मांगी और इसने माफ़ कर दिया। पर कड़ा और मणिकपुर की सूबेदारी छीन ली। माफ़ तो कर दिया, पर कहा कि अब जिस कड़ा और मणिकपुर से तूने खुतबा पढ़वाया है, अब वहाँ का सूबेदार नहीं रहेगा। और कड़ा और मणिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे दी दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अलाउद्दीन खिलजी को दे दी और इसी कड़ा और मणिकपुर पर अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करेगा और अगला सुल्तान बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन कड़ा और मणिकपुर का सूबेदार था, यदि आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा मलिक छज्जू। और मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के ही समय में ईरानी फकीर सीदी मौला ने भी विद्रोह किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, ध्यान रखिएगा। हाजी मौला का विद्रोह और सीदी मौला का विद्रोह अलग अलग हैं दोस्तों।
हाजी मौला का विद्रोह यदि आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जबकि सीदी मौला का विद्रोह आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो इंपॉर्टेंट अधूरा लिखा है। झाइन का युद्ध जलालुद्दीन खिलजी व ब्लैंक के मध्य लड़ा गया। एक युद्ध हुआ दोस्तों, झाइन का युद्ध, और झाइन का युद्ध जलालुद्दीन खिलजी और किसके मध्य लड़ा गया ये पूछा जा रहा है। कानड़ देव चौहान, हम्मीर देव चौहान, शीतल देव चौहान या महलक देव। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हम्मीर देव चौहान। ये हम्मीर देव चौहान प्राचीन खान का सलमान खान है, प्राचीन काल का। इसके बारे में कहते हैं कि तेल की धार और हम्मीर का हट दोबारा नहीं चढ़ता। यानी हम्मीर देव चौहान ने एक बार कोई कमिटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद ये अपनी बात से नहीं पलटता। हिंदी में कहावत भी है हमीर हट होना, यानी हम्मीर देव चौहान बहुत ही जिद्दी राजा था। और जलालुद्दीन खिलजी ने, रणथंबोर का राजा था ये, जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1291 में और 1292 में रणथंबोर पर हमला किया, पर रणथंबोर को जीत नहीं पाया। तब जलालुद्दीन खिलजी ने खीज में, कहता ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो गुस्से में और खीज में आकर के कहा कि भाड़ में गया रणथंबोर का किला। रणथंबोर जैसे कितने किले में मुसलमान के एक बाल पे न्यौछावर कर दूं, जीत नहीं पाया तो डायलॉग मार के चला गया वापस। तो अब से ये डायलॉग भी पूछा जा सकता है कि मुसलमान के एक बाल के आगे मैं रणथंबोर जैसे कितने ही किले न्यौछावर कर सकता हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। क्यों कहा था? हम्मीर देव चौहान से 2 बार पराजित होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अभियान किए? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने डबल स्टार किया है, वो भी लाल रंग से। अभी तक किसी भी प्रश्न को किया नहीं है मैंने, क्योंकि ये प्रश्न आपको आता है पर आप इसका उत्तर गलत करके आते हो। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर। इसका उत्तर होता है जलालुद्दीन खिलजी, आप करके आते हो अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अभियान किस सुल्तान ने किए, उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। 1294 में किए, जबकि अलाउद्दीन खिलजी भेजेगा 1303 में वारंगल के विरुद्ध और उसके बाद 1308 में देवगिरी के विरुद्ध। जबकि जलालुद्दीन खिलजी ने 1294 में ही देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध आक्रमण किया था। हालांकि इस आक्रमण का जो सेनापति था ना दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। इस वजह से अगर ऑप्शन में जलालुद्दीन खिलजी नहीं है या सेनापति पूछ रहा है, तब उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। पर यदि सुल्तान पूछे कि सबसे पहले किसने किया था और जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन में हो, तो हर हालत में जलालुद्दीन खिलजी ही मिलेगा। जिस भी किताब में आपको अलाउद्दीन खिलजी दिया है, उस उत्तर को बिना झिझके काट लीजिएगा। इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। 1294 में आक्रमण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, किस ग्रंथ से जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है? खुजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, नूसिपिर और दास्तान-ए खिलजी। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, और 2 ग्रंथ हैं, खजाइन उल फुतूह और मिफ्ताह उल फुतूह, और दोनों ही देखिए एक जैसे लगते हैं, उल फुतूह, और दोनों का राइटर भी एक है, अमीर खुसरो। नूसिपिर भी अमीर खुसरो ने लिखा है। इन तीनों किताबों का राइटर अमीर खुसरो है। खजाइन उल फुतूह में तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है, जबकि जलालुद्दीन खिलजी में मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है। तो देख लीजिएगा वो पूछ किसका रहा है। यदि वो पूछ रहा है जलालुद्दीन खिलजी तो उत्तर हो जाएगा मिफ्ताह उल फुतूह, और यदि वो पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी तब उत्तर हो जाएगा खुजाइन उल फुतूह। तो कंफ्यूजिंग प्रश्न जो होते हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। दास्तान-ए खिलजी जैसी कोई किताब नहीं है।
खजाइन उल फतूह, मिफ्ताह उल फतूह, नूही सिपुर अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा भी अमीर खुसरो ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जैसे आशिका हो गया, जिसमें देवल दे रानी और खिज्र खां की कहानी है। अमीर खुसरो पे मैं पूरा का पूरा एक डिटेल आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, बाकी अमीर खुसरो को एक साथ पूरा पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में, उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में, कासगंज जिले के पटियाली में हुआ। तबला का इन्होंने आविष्कार करा। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं अमीर खुसरो से। 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया को इन्होंने तुर्कुल्लाह की उपाधि दी। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक साथ आपको अमीर खुसरो पढ़ा दूंगा दोस्तों। लेकिन आज का वीडियो हमें यहीं समाप्त करना होगा, वरना हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हमें तो 700 प्रश्नों पर चर्चा करनी है, रोज हम पढ़ते चलेंगे। तैयारी करते रहिए। आरओ एआरओ की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।